नाजरीन, सबसे पहले बात किसानों की। ज़राई कवानीन पर जारी तातुल पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की है। इस मामले से जुड़े अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के तर्ज पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि बातचीत का अमल दराज हो रहा है और अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अदालत के मुताबिक इसे नहीं लगता कि हुकूमत मसले से सही तरीके से निमट रही है। समाअत के दौरान अदालत ने दरियाफ्त किया कि कवानीन पर अमलावरी को रोका जा सकता है। अदालत ने मजीद कहा कि हुकूमत कवानीन पर रोक लगाए वरना वो कार्रवाई करेगी। अदालत ने मजीद कहा कि तश्कील करदा कमेटी के जरिए रिपोर्ट सौंपने जाने तक हुकूमत कवानीन पर रोक लगाए। अदालत का कहना है कि किसान इतने दिनों से सख्त सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं, कुछ ने खुदकुशी भी की है, खवातीन और बूढ़े भी एहतजाज कर रहे हैं। ख्याल रहे कि किसानों और मरकज के बीच अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही। अगली बातचीत 15 जनवरी को है। ज़राई कवानीन के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों की हिमायत में एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस की नजरबंद कार्रवाई को लेकर अब किसान तहरीक से जुड़े लोगों और कानून के जानकारों में नाराजगी है। जानकार मानते हैं कि किसी भी एहतजाजी मुजाहरे के ऐलान के बाद एहतजाज को रोकने के लिए, मुजाहिरीन को एहतजाज से रोकने के लिए लीडरान को घरों में नजरबंद करने की कार्रवाई गैर आईनी, गैर जमहूरी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है। राजनीतिक लोग नहीं है, वो सामान्य किसान हैं जिनके अस्तित्व पे संकट आ गया। जब वो लोग इस तरीके के लोग निकल के आ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश करना, उनकी खुफियागिरी कराना, उनके गाँव में इस तरीके के लोगों को भेजना कि भाई कौन कौन सक्रिय हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन नजर रखना, क्यों कर रही है सरकार? एक सवाल ये भी उठता है, भाई आप समस्या का समाधान करिए, समस्या कह रहे आदमी का दमन करने का प्रयास न करिए। किसी को रात में ही उसके घर में नज़रबंद कर देना, उसको वहाँ पर रोक देना या उसको कहीं और ले जाकर कहीं बिठा लेना, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में तीसरा और फाइनल ड्राई रन हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी निगरानी की। योगी हजरतगंज में वाक़े सिविल अस्पताल पहुंचे और ड्राई रन का जायजा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारियों को बारीक बीनी से जायजा लिया और चाको चौबंद इंतजामात करने की हिदायत दी। सोलह जनवरी से मुल्क में कोरोना टीकाकारी की शुरुआत होनी है। ऐसे में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के साथ ही पहले मरहले के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है। मेरठ भर में भी पहले मरहले के वैक्सीनेशन के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लिए जाने की जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से यकीन दहानी कराई जा रही है। इसी सिलसिले में आज मेरठ में भी तीसरा ड्राई रन किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदारान और हेल्थ वर्कर से बात की और तैयारियों का जायजा लिया। वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन जिले के सभी वैक्सीनेशन मराकज पर किया गया। इस मौके पर मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर पर जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के आला अफसरान के अलावा रुकन पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। राजेंद्र अग्रवाल ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया और उसके लिए जो चिन्हित साइट्स हैं वहाँ पे हम लोगों की साइट्स चिन्हित हो चुकी हैं। वहाँ पूरी तैयारी हम लोगों की, और उसी से पहले आज हम लोगों के जनपद का सेकंड ड्राई रन हम लोगों ने करा है। जितनी एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट्स हैं सभी साइट पर। ये देखिए, ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का। इसमें मुख्य रूप से जैसे जो कोल्ड चेन पॉइंट्स है वहाँ की सुरक्षा, जब वैक्सीनेशन ट्रांजिट में उसकी सुरक्षा, और इवन जहाँ वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ पर भी जब हमारे बेनिफिशरीज आएंगे उनको व्यवस्थित तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अंदर भेजना, जिससे सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से रहे। उस वजह से सारी सुरक्षा व्यवस्था इसमें हम लोगों ने सुनिश्चित की है। हमारे पास पर्याप्त फैसिलिटी है फर्स्ट ट्रायल रन के लिए, फर्स्ट एक्चुअल वैक्सीनेशन के लिए। तो जो बढ़ाया गया है, कुछ बढ़ गया है, कुछ प्रोसेस में है। हम लोगों ने जो हमारा तीसरा टर्न है जहाँ पे 10 लाख लोगों के करीब लगने की संभावना है वैक्सीन, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा प्लान किया है। और जनप्रतिनिधि उस तैयार हैं। मैं समझता हूं कि उसमें कोई अलग से कैटेगरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस क्रम में जो आएंगे वो उसका लाभ लेंगे
और जहां तक कि अफवाह की बात है, अफवाह जिम्मेदार व्यक्ति को तो खास तौर से उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। अब जैसे आपने नाम नहीं लिया पर मैं नाम ले लेता हूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति इस प्रकार की बात कह सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि परसों फिर उन्होंने शायद करेक्टिव एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं पूरी तरीके से परीक्षण हो जाए तो हम भी लगवा लेंगे। तो ये जो बातें हैं ये अच्छी नहीं है ये, और ये कोई बीजेपी की वैक्सीन थोड़ी है, ये वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलप की है और वैक्सीन के डेवलपमेंट के अंदर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में साख है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का ड्राई रन हुआ। कानपुर में कई मराकज पर टीके लगाए गए। कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसको लेकर महकमे सेहत और कॉलेज इंतजामिया ने वैक्सीन के वैक्सीनेशन मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन से लेकर इसके मैसेज डिलीवरी होने तक का पूरा रिहर्सल किया गया। मेडिकल कॉलेज में 10 काउंटर बनाए गए और 1000 लोगों पर टीकाकारी का रिहर्सल किया गया। ड्राई रन का ट्रायल है तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई। अभी हम लोगों ने 10 काउंटर बनाए हैं और एक काउंटर पे हम 100 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन लिस्ट रखेंगे। यहाँ पर हमने व्यवस्था की, इन केस अगर किसी मरीज किसी वैक्सीनेशन पर्सन को दिक्कत आती है तो हमारे पास वेंटिलेटर रखे हैं, हाई फ्लो नेजल कैमरा है, सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है और हमने अपने सीनियर डॉक्टरों की टीम लगा रखी। जो हमारी कोविड टीम में डॉक्टर एक्सपर्ट लगे थे, सेम लाइव वैसे ही टीम हमने बनाई है जो उनको मॉनिटरिंग करेंगे और आधा घंटे पौन घंटे वेट करने के बाद। गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। ड्राई रन में 1050 अफराद को टीके लगाए गए। इसके लिए 44 मराकज बनाए गए थे। हर मरकज पर 15 अफराद को टीके लगाए गए। 5 जनवरी को भी गाजियाबाद में टीके लगाए गए थे। का आज ये दूसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों ने 5 तारीख को किया था और आज ये दूसरा चरण इसमें संपन्न हो रहा है। कुछ 44 सेंटर पर हम लोग इसको आज आयोजित कर रहे हैं और पिछली बार जो हमने पहला किया था उसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई थी और जो हमने वहाँ से सीखा था उसको हम इस चरण में पूरा कर रहे हैं। और आज जो हमने हॉस्पिटल में देखा है 15 उसका बेनिफिशरीज के लिए आज टारगेट था, 15 के 15 यहाँ कंप्लीट हो गए और जो पिछली कमियां थी वो पूरी यहाँ पर दुरुस्त और ठीक नजर आई। अब और सेंटर्स भी हम देखने जा रहे हैं। ड्राई रन टोटल कितने लोगों पर किया जा रहा है और कितनी टीम है? हर सेंटर पर 15 लोगों का किया जा रहा है और हमारा जो एक्चुअल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो 16 तारीख को शुरू होगा। जो नेशनल लॉन्च है उस दिन हमारे यहाँ भी होगा और उस दिन हम 700 लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे और उसकी पूरी तैयारी हमारे जनपद में। यूपी में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ऑर्डिनेंस को जमात इस्लामी हिंद ने मुस्लिम नौजवानों के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। जमात इस्लामी ने ऑर्डिनेंस को आईन में दिए गए बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी बताया है। जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस को मुल्क की आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। पेश रिपोर्ट। योगी हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ा लव जिहाद के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जमात इस्लामी हिंद ने इलाहाबाद में अपने अराकीन का हंगामी जलसा मुनक्किद किया। जलसे में इस बात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि मुबैना लव जिहाद के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद बैन मज़ाहिब शादी करने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ पुलिस की एकतरफा कार्रवाई में मजीद शिद्दत आ गई है। हिंदुस्तान की जो आईन है उसके कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र के बाद किसी भी धर्म रिलीजन का लड़का और लड़की अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सी शादियां हुई हैं जो कोर्ट में गई हैं तो हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको सुरक्षा तक दिया है कि कोई गड़बड़ी न होने पाए। जो मौजूदा हुकूमत है वो साफ तौर से ऐसा काम कर रही है, ऐसा इंजेक्शन दे रही है हिंदुस्तान के अवाम को कि वो अलहदगी मेंटेन रहे, वो इख्तलाफ पैदा करने की सारी चीजें करी जा रही हैं और लोग उसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। दूसरी जानब मुस्लिम कानूनदा भी मुबैना लव जिहाद के खिलाफ जारी ऑर्डिनेंस पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। माहिरीन कानून का साफ कहना है कि योगी हुकूमत का ये ऑर्डिनेंस आईनी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। कानूनी माहिरीन को उम्मीद है कि मुल्क के आला अदालतों में ये ऑर्डिनेंस नहीं टिक पाएगा। जब संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि हमारे हर तरह के हमको बराबरी का दर्जे दिए गए हैं, हर तरह के मौलिक अधिकार हमारे हैं, तो यहाँ पर कोई आदमी अगर बालिग है, जब संविधान ये कहता है कि बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है, जो धर्म चाहे अपनाए, जो मजहब चाहे अपनाए, जिसकी चाहे उपासना करे, जिसके साथ बैठे उठे रहे, रिश्ते बनाए, शादी करे, ब्याह करे,
तो इस तरह का एक कानून अध्यादेश लाकर मैं समझता हूँ ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। का भविष्य में मुझे नहीं लगता कि इस अध्यादेश को ये जो है ये टिका पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई निश्चित है। जमाते इस्लामी ने वाजे किया है कि वो ऐसे अफराद और ऐसी तंजीमों की मदद करेगी जिन्होंने इस मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस को मुल्क के आला अदालतों में चैलेंज कर रखा है। जमाते इस्लामी का ये भी कहना है कि मुस्लिम नौजवानों को पसंद की शादी के मामले में एहतियात बरतने और किसी भी मजहबी तनाज़े से दूर रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हिंदू समाज के मजहबी रहनुमा महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप गिरी महाराज ने एक बार फिर मुस्लिम समाज के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया है। आनंद स्वरूप महाराज ने मेरठ में मुनक्किदा हिंदू पंचायत के मंच से खिताब करते हुए इस्लाम को खुलकर निशाना बनाया और मुसलमानों की घर वापसी के लिए मुसलमानों का समाजी और इक़्तिसादी बायकॉट करने की हिंदुओं से अपील की। आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि मुसलमानों की मजहब तब्दीली के लिए हिंदुओं को मुसलमानों का इक़्तिसादी बायकॉट करने के साथ नमाज और कुरान छोड़ने के लिए भी दबाव बनाना चाहिए। एक एक घर में जब सैनिक रहेगा, घर में हथियार रखिए, तलवार रखिए, बंदूक रखिए, लाठी रखिए, डंडे रखिए। जब ये नहीं रखेंगे तो आपकी रक्षा करने कोई दिल्ली से आने वाला नहीं है मेरठ की। उनको चूंकि वो बिधर्मी है, उनको स्वधर्म में लाना है। स्वधर्म में मैं बार बार कहता हूं, मुसलमान भटका हुआ आत्मा है। जब उसके हाथों से कुरान हटा दी जाएगी, मस्जिदों में जाना वो बंद कर देगा। मेरे पास ऐसे 1 लाख मुसलमानों की फौज है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो कुरान नहीं पढ़ते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, मंदिर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे पर रोडवेज बस ड्राइवर पर हमला और फायरिंग का इल्जाम आयद किया गया है। वजीर के बेटे की गाड़ी से रोडवेज बस की टक्कर होने पर तनाजा खड़ा हुआ था। इल्जाम है कि ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे पहले बस ड्राइवर की पिटाई की, उसके बाद बीच बचाव करने वाले लोगों पर भी हमलावर हुए और फायरिंग कर दी। रोडवेज बस ड्राइवर के साथ हुए इस हादसे ने ड्राइवर और ऑपरेटर्स, बस ड्राइवर और ऑपरेटर्स रोड में सख्त बरहमी पैदा कर दी है। उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए जाम लगा दिया है, जिसे बाद में पुलिस की मुदाखलत से खुलवाया गया। मुतासरा अफराद का मुतालबा है कि पुलिस वजीर के बेटे के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई करे। मैं वर्कशॉप से गाड़ी निकाल कर जा रहा था, मोड़ने के बाद में गाड़ी सीधी होने वाली ही थी, तो थोड़ी जगह बची, उसमें पीछे से कार वाले ने गाड़ी घुसाई। गाड़ी घुसाने लायक जगह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने घुसाई। मैंने गाड़ी में ब्रेक लिए, गाड़ी साधी, मैंने सोचा रोक ली गाड़ी। मैंने गाड़ी बचाते हुए निकाली तो पीछे से उसने निकाली गाड़ी, पीछे से उसने खुद मेरी गाड़ी को मारा और उल्टी सीधी गाली गलौज की। मुझे गाड़ी से नीचे खींच के मारा पीटा, मुझे कपड़े फाड़े, कान फाड़ दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। आज 1 बजे के आसपास मंत्री रघुराज सिंह का बेटा, छोटा बेटा कार से जा रहा था। कार से जाते समय वो रोडवेज के साथ उसकी पीछे से उसने गाड़ी स्वयं मार दी और जब उस रोडवेज वाले ने विरोध किया तो उसको बहुत बुरी तरीके से वो पीटने लगे। सामने ही मेरे शॉप है, मेरा बेटा उसको ये कहने आया, भाई इसको क्या मार ही दोगे? इतना कहते ही उन्होंने मेरे बेटे पर हमला कर दिया और इतना पिटाई की उसकी, बहुत ज़्यादा। उसके उपरांत जब मार्केट वाले उसको बचाने के लिए आए तो उनके साथ भी खूब मार पिटाई की। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि एक बस की कार से टक्कर हो गई थी और उसमें कौन से लोग मौजूद थे, क्या पक्ष है, ये पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। और जो रोडवेज के बस के चालक थे, परिचालक थे, उनकी तरफ से एक तहरीर अभी लिख के पुलिस को दी जा रही है। जो भी तहरीर में लिखा होगा उसके आधार पर जो भी धाराएं बनेंगी उन पर कार्रवाई करवाते हुए पुलिस के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के दौर में भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम जानलेवा हमले कर रहे हैं। ताज़ा मामला अलीगढ़ का है, जहां मंगलायन यूनिवर्सिटी और पावना ग्रुप के डायरेक्टर स्वप्निल जैन पर जानलेवा हमला किया गया। हमला करने वालों की शिनाख्त बाहुबली तेजवीर सिंह के बेटों के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक बेटे की गिरफ्तारी करने का भी दावा किया है। वो डीपीएस स्कूल है, हाँ, मंगलयालता डीपीएस स्कूल के प्रबंधक है, उनके साथ हुआ है, घटना है। सीसीटीवी में सर कुछ दिख रहा है? हाँ, सीसीटीवी हमारे पास एविडेंस है, उसको एविडेंस कलेक्ट कर लिया हमने, तो उसको सीधे दिखाई पड़ रहा है। वो गाड़ी में उन लोगों ने उनका सामने आके टक्कर सीधे मारा है और एकदम
लगाया मोटिव, सीधे उनका ऊपर चढ़ाने के लिए गाड़ी का लगाया प्रयास किया, उस तरह का लग रहा है मोटिव, तो इसलिए पुलिस तुरंत उसके खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज कराया, इसलिए उनके खिलाफ सख्ती से। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर मुल्क भर में बेदारी रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी तनाजुर में अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे कानून के सामने मोहल्ला नगर कलार में एक बेदारी रैली RSS की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। इस रैली में राम मंदिर तामीर में ताउन देने की भी अपील की गई है। इस मौके पर RSS के विभाग प्रचारक जितेंद्र और राष्ट्रीय सेविका समिति के कन्वीनर डॉक्टर निशा शर्मा भी मौजूद रहीं। उनका कहना था कि राम मंदिर तामीर में सभी की जिम्मेदारी है कि वो ताउन करे, जिसके लिए बेदारी रैली मुनक्किद की गई है। ये राम मंदिर अभियान का जो जन जागरण का, मातृशक्ति का जो जन जागरण का अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत ये AMU किला के सामने नगला कलारी ग्राम है, उनकी माताओं और बहनों के माध्यम से यहाँ पर राम मंदिर अभियान के लिए जन जागरूकता का ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर एक फेरी का आयोजन किया गया है। हर जन जन घर तक जाए, इस दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष में हर जगह यह यात्रा का आयोजन हो रहा है। यह मंदिर निर्माण भगवान श्री रामचंद्र जी का होगा। हमारे ब्रज प्रांत में मकर संक्रांति से लेकर के 23 जनवरी तक यह अभियान, संपूर्ण अभियान। मेरठ में एक शौहर ने अपनी अहलिया को ससुराल पहुंचकर 3 तलाक दे दी। अहलिया की बदसूरती और 3 बेटियां पैदा होने की वजह बताकर उसने शादी के 12 बरसों बाद 3 तलाक दे दी। उसने मुखालफत करने पर बीवी और बेटियों के साथ मारपीट भी की। ये मामला अहमदनगर के थाना लिसाड़ी गेट इलाके का है। बीवी का इल्जाम है कि शादी के कुछ वक्त बाद से ही शौहर उसको बदसूरत कहकर मारता था। बीवी का कहना है कि 3 बेटियां होने के बाद उसका जुल्म मजीद बढ़ गया और कुछ दिन कबल उसने घर से निकाल दिया। तभी से मुतासरा अपने मायके में रह रही थी। इतवार को शौहर सलाहुद्दीन अपने भाइयों के साथ वहां पहुंचा और उसने तलाक दे दी। बीवी ने शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 12 साल हो गए शादी को। मार्च है तो बहुत ज़्यादा करता था, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर, कभी खुश नहीं रह था और हर बार छोड़ने की धमकी दे रहा था। और लड़की हो भी थी, तंग करता था मुझे बहुत ज़्यादा। नहीं तो तेरे लड़की हो रही। 3 है मेरे पास, 2 मेरे साथ में, तो एक मेरी यही हुई बड़े पैसन से। और अब मुझे नहीं तलाक देगा, मार्च 6 करके चला गया। मेरा भैया मुझे यही थी। जी पहले तो मेरे यहाँ पर मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया उनका, फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारी लोंडे को तलाक दे दी, इसे यहाँ से लेके जाओ, 4 आदमी है, उसे लेके जाओ। फिर मैं वहाँ पर गया तो वे 7 भाई हैं, उनकी धमकी देता है यहाँ से आएगा तो तू वापसी नहीं जाएगा। तो मैं और मेरा छोटा भाई मैं गए, तो वहाँ पर जाकर मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने तुम चलो जब लेना है यहाँ पर तुम्हारा अब रखा क्या है। तो उन्होंने कहा तू यहाँ से अगर चलेगा तेरी गर्दन काट देंगे, तो यहाँ से ले जाकर देखा तो मेरी वहाँ पर थोड़ी सी हाथापाई हो गई, तो उन्होंने मुझे मारा। फिर वहाँ से मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर 2 दिन बाद कय्यूम, उसका भैया रियाज, अलाउद्दीन, सलाउद्दीन, ये 7 भाई थे, और के नाम में जानते नहीं। तो यहाँ पर आए, हमें गाली उतार दी, मारपीट करके ऐसे मेरी बहन को झुका, तलाक तलाक तलाक, अब तुझसे जो हो सका वो कर ले। सीधे इतना महल्ला इकट्ठा होता, आस पड़ोसी मेरे आते, रात का टाइम था, वो तो भाग चुके थे। तो इस फिर मैं आ गया। फिर मैंने SSP ऑफिस दरख्वास्त दी कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है बर्ताव। तो वहाँ पे हमारे रिपोर्ट कर दी मैंने। फिर हम रिसाल गेट थाने गए, तो वहाँ हमने तहरीर दी है, जो हमें तो इंसाफ चाहिए। हमने 7 तोले सोना दिया, बाइक दी, सारा दहेज दिया, सब उसने भेज दिया। अब यूँ कहता है तुमसे जो तुम्हारे में दम हो मुझसे सामान लेके दिखा दो। देखिए हमारे यहाँ थाना लिसाड़ी गेट में गली नंबर 2 अहमदनगर है, जहाँ पर एक महिला का आरोप है कि उसका पति बेटियाँ पैदा होने के पश्चात इस तरह का आरोप लगाया कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उसको 3 तलाक दे करके उसको अपने मतलब संबंध को विच्छेद कर दिया है। इस तरह की तहरीर एक प्राप्त हुई है। उस महिला की इस तहरीर पर हम लोग अभी जांच करा के उसमें विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जेडीयू रुकने असेंबली ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा भूपेंद्र यादव चाह ले तो आरजेडी हो जाएगी बीजेपी में जम। भूपेंद्र यादव ने खरमास के बाद आरजेडी में टूट का किया दावा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की रियासती नायब सदूर के साथ मीटिंग, असेंबली इंतखाबात के नताइज का जायजा लेने के साथ पार्टी को मजबूत करने पर हुआ था तबादले ख्याल। बिहार कांग्रेस के नए इंचार्ज के सामने चैलेंज, सदाकत आश्रम में भक्तचरण दास के सामने हुई कांग्रेस लीडरों में तीखी नोकझोंक। नवादा में एडमिट कार्ड के बदले तलबा से वसूली का वीडियो वायरल, जिला तालीमी अफसर ने दी जांच की हिदायत। हाजीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, अस्पताल में की गई तोड़फोड़, पुलिस ने मामले को कराया हल। इतवार को बीजेपी के रियासी इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था कि वो खरमास के बाद आरजेडी में होने वाली टूट को रोक सके तो रोक ले। पीर को जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट ललन सिंह ने कहा कि अगर भूपेंद्र यादव चाह लेंगे तो आरजेडी में बीजेपी में जम हो जाएगी। आरजेडी लीडरों ने इस पर पलटवार किया है। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी में। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी के तमाम रियासती नायब सदूर के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बिहार असेंबली चुनाव में पार्टी को मिली हार का जायजा लिया गया, जिसमें बूथ सतह से लेकर चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर तबादले ख्याल हुआ। साथ ही पार्टी का मैंडेट कैसे मजबूत हो, इस पर भी गौर किया गया। मीटिंग के बाद पार्टी के रियासती सदर ने बताया कि अवाम के मुद्दों पर पार्टी तहरीक चलाएगी। 30 जनवरी को इंसानी जंजीर बनाने के साथ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। मैंने कहा ना 16 तारीख को पूरे राज्य के जनरल सेक्रेटरी भी बुलाए गए हैं और उनसे अपना एक बात पर चर्चा होगी, कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन निश्चित आप मान के चलिए इस बिहार की जनता को निरीह अवस्था में हम लोग नहीं रहने देंगे। ये जुल्म करने वाले जुल्मी लोगों से हम लोग निजात दिलाएंगे और बिहार की जनता को कार्रवाई के नाम पर जो आश्वस्त किया है तेजस्वी जी ने, जब हमारी सरकार नहीं है तो हम विद्रोह जो आज जब पर खड़ी है ये बिहार की जनता, नेतृत्व फिर उसको दिया जाएगा और किसानों को कभी परेशान। बिहार कांग्रेस का इंचार्ज बनने के बाद भक्तचरण दास की पहली मीटिंग काफी हंगामा खेज रही। पटना के सदाकत आश्रम में मुनक्किदा मीटिंग में कांग्रेस लीडरों के दरमियान कई मरतबा तीखी नोकझोंक हुई। साबिक रुकने असेंबली संजीव प्रसाद और बिहार खवातीन कांग्रेस के सदर अमिता भूषण ने रियासती क़यादत पर कई संगीन इल्जामात आयद किए।
जिसके बाद मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस के जवान हॉल में दाखिल हुए। हालांकि बाद में कांग्रेस इंचार्ज के कहने पर पुलिस के जवान बाहर निकल गए। और टिकट कब दिया? जब नॉमिनेशन का वक्त हुआ। कोई रहने वाला पागल बन गया है, वो लग रहा पट्टा। अब पटना कर रहा है, नालंदा कर रहा है। ये लगा के इस तरह का हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, चुनाव कमेटी नहीं, हमारे अध्यक्ष से राय लिया जाता था कि जिनको हम टिकट दें। हम लोग भी पुराने लोग हैं, हम लोग भी कांग्रेस में काम किए हैं। हम लोग का नाम प्रखंड और जिला साधा था, चुनाव समिति होता था, ये कुछ नहीं देखा गया। क्योंकि चूंकि एआईसीसी से हमें आदेश मिलता है 18 तारीख को आपको धरना देना है, 18 तारीख को आपको आंदोलन करना है, तो हम सब लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाते हैं, पुतला जलाते हैं मोदी जी का। लेकिन उसमें कितने किसान होते हैं? उसमें किसान नहीं होते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि अलाहाबाद की तरफ से आदेश हुआ है कि आपको ये प्रदर्शन करना है। आपको समझना पड़ेगा और आपकी बोली के आधार पर, आपकी अनुभव और आपके परामर्श के आधार पर यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। मैं सभी साथियों को मैं अपना समझ के आपका सहयोग का काम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।